अभय दुबे जी, अभय दुबे जी, लेकिन नेता की क्रेडिबिलिटी जब देश में सबसे बड़ा फैक्टर हो, यह आप भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के ही नाम पे ये लोग चुनाव लड़ते हैं। ये खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पंचायत चुनाव हो तो, एमसीडी चुनाव हो तो, विधानसभा हो तो, लोकसभा हो तो। आपको भी पता है एक नेता और उसके चेहरे पर इस वक्त देश में जनता वोट कर रही है। तो क्या नेता की क्रेडिबिलिटी को अगर मात देनी है तो आपको सामने एक क्रेडिबल नेता नहीं चाहिए? अंजना जी, आंशिक रूप से तो आप ही ने अपनी बहस में इसका जवाब दिया है। काम को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, काम सच्चा और चेहरा झूठा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को देखिए, अभी नई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन जयवीर जी ने की है, तो एक फहरिस्त लेकर आए अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि कितने लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए। दुर्भाग्य देखिए मानसिकता का, मानसिकता जिस दल में जाते हैं वैसी परिलक्षित होती है। क्या उदाहरण देते कि नरभक्षी डायनासोर तो स्वीकार है, लेकिन प्रजातंत्र में और संस्थाओं को बचाने वाला राहुल गांधी इनको स्वीकार नहीं। आपने बहुत अच्छा तर्क दिया। 2004 में शायद इंडिया का जवाब किसने दिया? चेहरा कौन था? चेहरा वो करोड़ों करोड़ बेरोजगार युवा थे जो आज भी हैं, वो किसान हैं आज भी, जयवीर शेरगिल, जिनकी आमदनी प्रधानमंत्री ने बरेली की रैली में 2016 में वादा किया था कि 5 साल में दोगुनी कर दूंगा। उनकी 27 रुपए प्रतिदिन रह गई और उनका धन्ना सेठ 1002 करोड़ रुपए कमाने लगा। 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन गए। वो चुनाव लड़ेंगे नरेंद्र मोदी जी के सामने। 84% लोग जिनकी आमदनी कम हो गई वो चुनाव लड़ेंगे नरेंद्र मोदी के सामने। नोटबंदी से जिन एमएसएमई को तबाह कर दिया, मिंट स्ट्रीट मेमो, आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि गलत जीएसटी और नोटबंदी से इस देश का एमएसएमई तबाह हो गया। वो 60 लाख जो स्थायी रूप से एमएसएमई बंद हो गए वो लड़ेंगे प्रधानमंत्री जी के सम्मुख चुनाव में। बहुत चीन की चर्चा की आपने। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई विदेश मंत्री ने इतना कायराना बयान दिया, कहा कि हम छोटी अर्थव्यवस्था है, बड़े देश से, ताकतवर देश से नहीं लड़ सकते। अगर ऐसा हुआ होता ना तो कौरवों के सम्मुख पांडवों को जीत हासिल नहीं हो चुकी होती, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण की सेना भी कौरवों के साथ थी। मेरी बात सुन लीजिए, हमने चीन को सबक सिखाया नाथुला और चोला में। 1962 में भी हम लड़े, हमने बगैर लड़े हार नहीं मानी, ना कोई वहां आया है ना घुसा है। $100 बिलियन से ज्यादा का इंपोर्ट चीन से करके हमारे की सरहद व्यापार पार कर दी लोग। अभय जी, आज होली का दिन है, मेरे प्रश्न का उत्तर तो दीजिए। मैंने प्रश्न क्या किया? राहुल गांधी को चैलेंजर बनाने में 2024 के लिए इतनी झिझक क्यों है, ये बताइए ना। नहीं, देखिए, इसका मैं उत्तर साफ कर देना चाहता हूं। राहुल जी से कई बार इस संदर्भ में बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि व्यक्ति केंद्रित राजनीति ने इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। वो व्यक्ति केंद्रित नहीं, वो सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचंड बहुमत पर इठलाती और इतराती है, तब जानना चाहिए कि 51 लोकसभा की सीटों पर उनकी जमानत जब्त हुई थी। 11 प्रांतों में एक भी सांसद जीत कर रही है। जब कांग्रेस पार्टी का चरम था तो अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस ही कांग्रेस थी। इनको इस अहंकार में और इस दंभ में नहीं रहना चाहिए। जनता आप सबक सिखाने पर आमादा है। आप देखिए, कस्बा पेट सीट का लोकसभा चुनाव आप अभी कुछ दिन पहले हारे, उसके पहले कोल्हापुर का हार गए, 5 में से 4 एमएलसी हार गए। राजस्थान जहां दंभ भरते थे वहां पर 21,000 वोटों से आपको जनता ने उपचुनाव में हरा दिया, ये फरवरी के माह में। और छत्तीसगढ़ में 25,000 वोट से हरा दिया। वेस्ट बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक कांग्रेस पार्टी की जीत का क्रम प्रारंभ हो गया और आपके पराभव का क्रम प्रारंभ होगा। अहंकार तो इस रावण का भी नहीं रहा। जयवीर शेरगिल जी, आप इस अहंकार में मत रहिए। देश की जनता आपको सबक सिखाएगी और विश्वास मानिए 2024 तक आते आते तक किसान भाई जिनकी आमदनी 27 रुपए कर दिए वो प्रतिशोध आपसे लेंगे। ठीक है जयवीर जी, 2 लाइन का सिर्फ जवाब। मैं अनुराग भदौरिया जी के पास जाऊंगी इसके बाद। और वो प्रतिशोध लेगी आप। ठीक है। मैं, अभय जी मेरे बड़े भाई भी हैं तो मैं निजी टिप्पणी नहीं करूंगा जैसे इन्होंने मुझ पे की। मैं एक ही बात कहूँगा अंजना जी, वो शायद याद है ना, आज तुम्हारे पाँव के नीचे ज़मीन नहीं और इस बात का तुम्हें फिर भी यकीन नहीं। 2014 में सेम यही ब्रोकन टूटा रिकॉर्ड लेके गए कि देश में हाहाकार मच रही है। 2019 में लेके गए, 7 राज्यों के चुनाव हुए जिसमें से 6 कांग्रेस पार्टी हार गई। 170 सीटों में से अभी 180 में से 172 सीटों पे कांग्रेस पार्टी हार गई। सत्य तो ये है कि क्यों फर्क है, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी त्रिपुरा में प्रचार कर रहे थे, श्री राहुल गांधी स्कीइंग कर रहे थे। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास बढ़ा रहे थे, श्री राहुल गांधी लंदन में बैठे देश को बदनाम करने का काम कर रहे थे। चीन की बात करते हैं अंजना जी, चीन की सिर्फ 30 सेकंड लूंगा। बयान है ई अहमद का सदन में, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन को दे दी।
आपके ही चैनल पे भी खबर चली थी 2009 में, जब पत्रकार ने चीन की घुसपैठ पे खबर लिखी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पत्रकारों पे एफआईआर दर्ज करवा दी कि आप चीन पे रिपोर्ट भी कैसे लिख सकते हैं। जब अधीर रंजन चौधरी ने चीन को कहा ये एक सांप है, इन्होंने उनसे ट्वीट डिलीट करवाया, एमओयू से अपना चंदा इकट्ठा किया। सलमान खुर्शीद जब चीन का प्रश्न पूछा पत्रकारों ने बतौर मंत्री, उन्होंने कहा मैं चीन का मुद्दा नहीं उठाऊंगा क्योंकि चीन से हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। और 2008 में जोरावर पॉइंट किसने गवाया? इन्होंने। आज हिंदुस्तान के आर्मी चीफ का बयान मेरे हाथ में, अंजना जी, जो इन पे विश्वास नहीं है, वो कहते हैं हिंदुस्तान ने 1 इंच जमीन भी चीन को नहीं दी। ठीक है, दिक्कत ये है कि अभय जी, एक छोटा सा जवाब, भाई चीन पर और देश की सेना हाय हाय, ये बयान है, ये बयान है देश के आर्मी चीफ का। चीन पर चुन चुन के भेद खोल रहे हैं आपके 2009 वाले। अंजना जी, आप याद कीजिए डोकलाम में क्या कहा हमको, 71 डेज का स्टैंड ऑफ था। निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि दोनों सेनाओं का डिसंगेजमेंट हो गया, लेकिन 5 मार्च 2018 को लोकसभा का जवाब उठाकर देख लीजिए, उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि चीन ने उसी स्थान पर परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। क्या आज ये बात सही नहीं है कि देश के रक्षा मंत्री ने सदन में बयान दिया कि हम डिसंगेजमेंट कर रहे हैं, तब सारे लोगों ने कहा था कि कैलाश रेंजर्स को खाली मत करिएगा। आज कॉन्चेक स्टेंजी जो लद्दाख के मंत्री हैं, वो क्या कहते हैं कि 50 साल से जो पेट्रोलिंग पॉइंट 16 हमारे पास था, वहां नया बफर जोन बना दिया। डॉलर बे गोल्डी के नीचे पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 12A, 13, ये सारे के सारे नए बफर जोन बन गए। फिंगर एरिया 4 से 8 तक नया बफर जोन बन गया, अर्थात चीन के हिस्से में हमने दे दिया। अरुणाचल प्रदेश में पूरा का पूरा गांव बसा दिया लोगों ने। और आज ये कहते हैं, भाई सबूत दीजिए, 6 अगस्त को सेना ने डॉक्यूमेंट जाना कि यूनिलेटरली स्टेटस को चेंज कर दिया, इन्होंने दस्तावेज प्रधानमंत्री जी ने वहां से हटा दिया। हमारे विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री से बात की, आप डॉक्यूमेंट देख लीजिए, उन्होंने कहा यूनिलेटरली स्टेटस को चेंज किया। अच्छा, एक बात बता दीजिए अभय जी को एक सेकंड मेरे साथ दिखाए। अभय जी, क्या अधीर रंजन चौधरी जी का ये ट्वीट कांग्रेस पार्टी ने डिलीट कराया था, हाँ या ना बोलिएगा, जिसमें उन्होंने लिखा बी केयरफुल चाइना, इंडियन फोर्सेज नो हाउ टू डिफैंग द वेनमस स्नेक्स लाइक यू, एंटायर वर्ल्ड इज वॉचिंग द सिनिस्टर डिजाइन ऑफ येलो एक्सपेंशनिस्ट, जिसका वो जिक्र कर रहे हैं कि चीन एक सांप की तरह है। क्या ये ट्वीट उनका डिलीट कराया गया था? अंजना जी, देखिए, डिलीट कराने के संदर्भ में तो मुझे नहीं पता, लेकिन सांप जैसी व्याख्या, क्योंकि ये 2 देशों के संबंध, सुनिए ना, 2 देशों के संबंध आपस में होते हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो नाम तक नहीं लिया चीन का, चीन को, और क्लीन चिट दे दी कि ना वहां कोई आया है ना घुसा है, जबकि विदेश डिफेंस मिनिस्ट्री ने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस डाला अपनी साइट। अनुराग जी, क्या ये क्षेत्रीय दल जो है उनकी आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा है कि वो एक सही और सच्ची बात को नहीं देख पा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 18 से 19, 19.5% वोट बरकरार रख पाई है। मोदी वेव के पीक में भी वो 19.1%, 5% वोट्स उनके 2019 में रहे थे। ऐसे में ऐसी बड़ी पार्टी के साथ लामबंद अगर तमाम क्षेत्रीय दल हो जाए तो एक प्रशस्त विपक्ष हो सकता है, पर सब इससे कतराते हैं, सबको पीएम बनना है। क्या मैं गलत कह रही हूं अनुराग जी? वही तो कमाल की बात है। देखिए, आप हल्ला बोल में भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस चाहती है कि हम दोनों के बीच में नूरा कश्ती चलती रहे और जनता के मुद्दों पे चर्चा ना हो। आप बताइए, आप 25 मिनट से आपने डिबेट की, जनता को क्या चाहिए था? जो अभी बहस दोनों लोग कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे, 2009 की बात कर रहे थे, एक 2080 की बात कर रहे थे, एक फिर 2090 तक, 1990 में चले गए। भाई 2023 तक कोई आएगा कि नहीं आएगा? या 2022 में जिनकी जो समस्याएं 2014 के बाद जो देश के अंदर समस्याएं, उस पर चर्चा होगी कि नहीं होगी? आज के दिन में युवाओं को क्या चाहिए, इस पर चर्चा नहीं होगी? किसान को क्या चाहिए, इस पर चर्चा नहीं होगी? क्या जो देश की जो जरूरतें जो सामान है उनको कैसे मिलेगा? महंगाई पे चर्चा ही नहीं होगी। कमाल की बात है। ये दोनों देखो एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते। तुमने 1980 में क्या किया था, हमने 2009 में ये किया था, हमने 2014 में क्या किया। तो सवाल ये नहीं अंजना जी, हम जो विपक्ष के लोग हैं या हम जो समाजवादी लोग हैं, हम हमेशा जनता के मुद्दे की बात करते हैं। हम इनसे सवाल पूछते हैं कि आपने कहा था कि हम जब आएंगे तो किसान की इनकम दुगनी करेंगे, तो क्या कर दी? सवाल ये है जिसका जवाब ये नहीं देंगे। अभी आए बाएं साएं बोलेंगे। अभी आप इनसे जवाब लेंगे तो इनसे पूछा जाएगा कि महंगाई की दर 7% के करीब पहुंच गई, क्यों भाई? इस पे कब जवाब दोगे? आप बेरोजगारी दर 8 पार कर गई, इस पे कब जवाब दोगे? रुपया पतला होता चला जा रहा है मोटे की जगह, इस पे जवाब कब होगा? या ये बता दीजिए, हेल्थ व्यवस्था जो इतनी बुरी तरह चरमराई, उस पर जवाब कब होगा?
नहीं जवाब होगा, क्योंकि जवाब देना नहीं चाहते। और फिर इससे कहेंगे कि समाजवादी लोग आते हैं डिबेट में तो महंगाई बेरोजगारी पे सिर्फ चर्चा करते हैं। यही तो मुद्दा है जनता का, दूसरे तो मुद्दे हैं नहीं। दूसरे मुद्दे तो भटकाने के लिए हो सकते हैं कि आप अटकाना भटकाना चाहते हो उधर उधर की बात करके। तो इसलिए मैं सीधा सवाल मेरा भारतीय जनता पार्टी से है कि आप चेहरे की चिंता क्यों करते हैं भाई? यहाँ जनता चुनाव लड़ेगी, जनता युवा चुनाव लड़ेगा, महिलाएं चुनाव लड़ेंगी अपने अधिकार के लिए, किसान अपने अधिकार के लिए चुनाव लड़ेगा। यहाँ चेहरे की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जिस तरह से आपने महंगाई से कमर तोड़ी है ना उनकी, उसके वो भी आपको कमर तोड़ जवाब देंगे, अपने वोट के माध्यम से कमर तोड़ जवाब देंगे। आपको लगता है कि हमने वोट ले लिया और वोट लेने के बाद हम चूंकि अगर हमें सत्ता मिल गई तो इसके मतलब आप जनता के भले का काम कर रहे हो। सत्ता तो 70 साल कांग्रेस ने भी चलाई थी, तो क्या जनता का भला हुआ था? इसलिए आप सत्ता पे मत बोलिए कि हम चुनाव जीत गए इसलिए हम अच्छा काम कर रहे हैं। चुनाव कांग्रेस भी जीतती है, इसलिए आप इस तरह की बातें करना बंद कीजिए, कम से कम जनता की बात कीजिए। आप जब भी मुंह खोलते हो तो कांग्रेस, जब भी मुंह खोलते हो तो कांग्रेस। अरे कांग्रेस जनता नहीं है, कांग्रेस नहीं है जनता। जरा पलट के जनता की तरफ देखिए कि क्या हालत है जनता की। होली में माहौल देखिए, किस तरह से आपने सिलेंडर मजबूत किया, किस तरह से आपने महंगा किया है। देखिए उनके घरों में कैसे वो गुजिया बनाएंगे, बताइए जरा आप, कैसे उनके घर में गुलाल खिलेगा? क्या है उनके पास गुलाल खेलने के लिए? वो आपने उन्हें सुविधाएं दी वो, क्योंकि आप उनका सिलेंडर गैस सिलेंडर महंगा करोगे, फिर डीजल पेट्रोल महंगा कर दोगे, उनको जीना मुश्किल कर दिया आपने जनता को। अजय लोग जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि गुजिया कैसे बनेगा? कांग्रेस पे हमलावर होते हो, गुजिया कैसे बनेगा? वो कह रहे हैं जनता लड़ेगी इस बार चुनाव सरकार के खिलाफ, जनता चुनाव लड़ेगी सरकार के खिलाफ, उसमें चेहरा देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, विपक्ष को अपना नैरेटिव बनाने का हक है, क्यों नहीं बने। वैसे होली की आपको बहुत बहुत बधाई, और आपको भी, देश को भी होली की बहुत बधाई। तो आज चर्चा को हल्का फुल्का ही रखिए। तो एक होली का ही गाना एक बता देता हूं लाइन कि सात कबूतर सातों मांगे दाना। ये जो विपक्ष है, सात कबूतर सातों मांगे दाना। विपक्ष अपना ढोल बजाए, मोदी गाए गाना। तो ये तो चलेगा ना, विपक्ष अपनी ढोल बजाएगा, बीजेपी अपना गाना गाएगी, ये क्यों नहीं चलेगा? देश में नैरेटिव क्या बन रहा है आज? देश में नैरेटिव ये बन रहा है कि जब आप कितने सीरियस हैं, आप 24/7 पॉलिटिशियन हैं या नहीं, आप देश के लिए सोच रहे हैं या नहीं। इन सब पैरामीटर्स पे प्रधानमंत्री को कंपीट कोई नहीं करता है। आज बार बार चर्चा होती है कि विपक्ष एकजुट हो जाए, विपक्ष एकजुट हो जाए। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि वो अकेले मोदी से जीत नहीं सकते। तो भाई हार की स्वीकारोक्ति तो यही हो जाती है। अब बात है कि विपक्ष अपनी जमीन क्यों दे, कांग्रेस कितने हद तक अपनी जमीन दे, दोनों इसके लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश चाहेंगे कि बहुत ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस 4-5 सीट लड़ ले, वो भी उन्होंने अमेठी में जाकर ऐलान कर दिया कि इस बार हम वहां से उम्मीदवार देंगे। तो अब कोई जमीन कंसीड करने के लिए तैयार नहीं है। अब आपको अपनी जमीन खुद बना के लड़नी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं हमेशा कहा कि विपक्षी एकता चुनाव के पहले वाले कुछ नहीं होने वाला है, सब अपनी अपनी जगह पे लड़ेंगे। अगर तो बीजेपी 272 के नीचे गई 2024 के चुनाव में, तब इनके मिलने का मौका आएगा, नहीं तो ये कभी नहीं मिलेंगे, ये इसी तरह चलते रहेगा। और बाकी जहां तक जिस फ्रंट पे, जिस मुद्दों पे बात कर रहे हैं लोग, तो उस फ्रंट पे हर मुद्दों पे जब प्रधानमंत्री जवाब देते हैं तो इनकी बोलती बंद हो जाती है। अब आज देखिए नैरेटिव गलत कहां बनता है। जब राहुल गांधी जाके बोलते हैं कि यूरोप और अमेरिका इंटरफेयर करे भारत की डेमोक्रेसी में, भारतीय लोकतंत्र में, तो यह बहुत बड़ा मुद्दा है। जब सदन में पहली बार इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू जी के कश्मीर का मुद्दा उठा के यूएन में ले गए थे, उस वक्त मुद्दा नहीं बना, लेकिन आज ये मुद्दा है कि क्यों गया यूएन में। उसी तरह आज राहुल गांधी उसी तर्ज पे बोल रहे हैं कि यूएस को, यूरोप को भारतीय लोकतंत्र में इंटरफेयर करना चाहिए। तो ये सब मुद्दा बनेंगे। क्या माजरा है? समय आने दीजिए, अभी तो प्रधानमंत्री निकले नहीं है, तो ये लोग ढोल पीट रहे हैं। अजय आलोक जी झूठ बोलते हैं तो आवाज भारी रख लेते हैं। राहुल गांधी जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा भारत इसका समाधान खुद ढूंढेगा, कोई देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये साफ इन्होंने कहा। आज दुर्भाग्य इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी अकेले कहाँ हैं? ईडी, सीबीआई, उनको पूरा करने दीजिए, ठीक है, इन दोनों को। और धन्ना सेठ भी उनके साथ है दो, क्यों कार्रवाई नहीं करना चाहते? अगर हजारों करोड़ रुपए का स्कैम की संभावना है, स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ और वो भी विदेशी धरती पर से, क्या यह देश पर आक्रमण नहीं है? 38-40 शेल कंपनियां स्टॉक मैनिपुलेशन करके हिंदुस्तान का 12 लाख करोड़ रुपए गंवाए हमने।
तो आज आखिर ये नुकसान किसका हुआ? देश का हुआ कि नहीं हुआ? और जांच भी नहीं चाहते। सर्वोच्च अदालत अगर अपनी समिति तय करती है तो वहां पर भी लिफाफा देना चाहते हैं। लिफाफे की संस्कृति घर कर गई कि हमारी जांच कमेटी बनेगी। क्यों बनेगी आपकी जांच कमेटी? क्योंकि पोल खुल जाएगी। आपने गलत एफिडेविट दिया तो राफेल में 5 पैराग्राफ में आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि गलत जजमेंट आया और सरकार को सुधार याचिका लगानी पड़ी, उन पैराग्राफ्स में संशोधन की याचिका लगानी पड़ी। अरे आज त्राहिमाम कर रही है देश की जनता। कहां है प्रधानमंत्री जी? बताइए। आपने जिक्र किया कश्मीर का और विदेश में राहुल गांधी जी के वक्तव्य का, तो क्यों नहीं कहेंगे? क्या प्रधानमंत्री जी ने एक के बाद एक कश्मीरी पंडित, चाहे वो रजनी बाला हो, चाहे वो राहुल भट्ट हो, चाहे वो अशोक पंडिता हो, चाहे माखनलाल बिंद्रू हो, जो 90 के दशक में भी घाटी छोड़कर नहीं गए, उनकी अगर टारगेटेड किलिंग होगी तो प्रधानमंत्री जी ट्वीट भी नहीं कर सकते? सैफुल्लाह फारूक जैसे दुर्दांत आतंकवादी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती जिसके कश्मीरी पंडितों की हत्या की 10 साल जेल में रहा। तारिक अहमद मीर आतंकवादी को विधानसभा का टिकट दिया। तालिब हुसैन हमारे गृह मंत्री का मंच साझा करता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आतंकवादी। तब शर्म नहीं आती, तब शर्मसार नहीं होते, शर्म से सिर नहीं झुकता। लेकिन राष्ट्र प्रखंड राष्ट्रवाद की बातें करते हैं सत्ता की भूख मिटाने के लिए।